जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे डेली, और दोस्तों आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट रेडियो ऑपरेटर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये आपका सेट नंबर 5 है। दोस्तों प्रीवियस में मैंने आपके 4 सेट करा रखे हैं, और दोस्तों यहाँ से क्या है कि आपके हर टॉपिक से ये प्रैक्टिस सेट बन के आ रहा है, यानी कि हर टॉपिक से आपका 1 से 2 क्वेश्चन इसमें मिल रहा है, यानी कि आपको डेली का डेली आपका रिवीजन भी हो रहा है। और दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन को बताता हूँ, जिससे कि आपके और भी उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप डेली का डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम में कोई भी समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपका कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके यूपीएसआई में आ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों यूपीएसआई वाले क्वेश्चन को मैं स्पेशली इसमें डाल के लाता हूँ, या फिर उनको अलग से आपको बता देता हूँ। जो मतलब किसी टॉपिक से अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया वो आपने देखा हो कि हर वीडियो में मैं इसका जिक्र जरूर करता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो करंट में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, मतलब वो आपसे बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए अगर वो रिपीट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारी स्ट्रेटजी थी। और दोस्तों अगर आप हिंदी में अच्छे से अगर आप ध्यान देते हैं, डेली आप पढ़ते हैं दोस्तों रिवीजन करके, दोस्तों अगर आप डेली हमारा प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आप 82 85 प्लस, मतलब 80 से 85 से कम तो आपके नंबर आने वाले नहीं है। क्योंकि दोस्तों हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप 1 से 1.5 महीने की तैयारी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जैसा कि आप सबसे पहले आप हिंदी और रीजनिंग में 1 से 1.5 महीने में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और इतना अच्छा स्कोर आप अन्य किसी भी सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको हिंदी को अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका स्कोर काफ़ी इंप्रूव हो सके। तो दोस्तों चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और दोस्तों जिसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है इसमें। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो दोस्तों अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो दोस्तों हिंदी में टोटल 8 बोलियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें हिंदी भाषा का वर्णन आपको मिलता है। तो दोस्तों जो आपका पृथ्वीराज रासो था ना, जिसकी मतलब जो आपका पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, जिसकी रचना आपके चंद्रबरदाई जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, चंद्रबरदाई। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, चंद्रबरदाई ने की थी। और दोस्तों ये इससे हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ भी माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसमें और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए गए हैं, जिनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपका चंद्रबरदाई है ना दोस्तों, चंद्रबरदाई जो था वो पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन है इसमें। मतलब जो जिसमें पृथ्वीराज रासो जो आपका ग्रंथ है, ये किसने लिखा था, अभी मैंने आपको बताया चंद्रबरदाई ने लिखा था। और दोस्तों इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है, वीर रस से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, यानी कि हिंदी साहित्य में कौन सा काल विभाजन आपका नहीं आता है। तो दोस्तों आपका जो संयुक्त काल है ना, ये आपका नहीं आएगा। बाकी आपका आधुनिक काल, रीति काल और भक्ति काल तीनों के तीनों आते हैं, लेकिन आपका संयुक्त काल नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि कारक है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि जो व्याकरणिक कोटि जो होती है उसको कारक ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है, यानी कि कर्म किसमें। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, कर्म मतलब वाच्य जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है कर्तवाच्य, एक होता है आपका कर्मवाच्य, और तीसरा होता है आपका भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, टोटल 3 प्रकार के आपके वाच्य होते हैं। तो दोस्तों जिस वाक्य में आपके कर्ता की प्रधानता दर्शाई जाए वहाँ पर आपका कर्तवाच्य होता है, और जिस वाच्य में आपके कर्म की प्रधानता दर्शाई जाए वहाँ पर आपका कर्मवाच्य होगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर आपका भाव की प्रधानता दर्शाई जाए वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा मतलब किसमें कर्मवाच्य दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर ए आपको पढ़ेंगे तो दोस्तों इसमें दिया गया मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया।
तो दोस्तों इसमें क्या काटा गया है, पेड़ काटा गया है, यानी कि इसमें आपका कर्मवाच्य है पेड़, क्योंकि दोस्तों मजदूर तो आपके कर्तवाच्य हो जाएंगे एंड पेड़ आपका कर्मवाच्य है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। यानी कि अगर मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ेंगे तो वहाँ पर आपका साधित सकर्मक धातु हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई 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 गई चोट। यानी कि इसमें आपका कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें 7 नंबर क्वेश्चन में आपका अलंकार यमक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो आपका सारंग वर्ड बार बार यूज हुआ है ना दोस्तों, इनके अर्थ अलग अलग हैं। और यमक अलंकार में क्या होता है कि कोई भी वर्ड 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सारंग का मतलब समझ लेते हैं कि सारंग का मतलब इसमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों एक तो सारंग होता है कि कोई भी पक्षी, मतलब सारंग बाज वगैरह को कहते हैं, और सारंग होता है एक सांप, सांप को भी सारंग बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सारंग होता है पक्षी, यानी कि जब पक्षी सांप को लेकर के उड़ता है सारंग की ओट यानी कि आकाश की तरफ, तो सारंग झीनो पाई गई सारंग कही गई चोट। तो दोस्तों इस तरह से आपको इसमें मतलब कई सारे वर्ड दिए गए हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है, इस वजह से यहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। जुगुत्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जुगुत्सा की, तो दोस्तों जुगुत्सा जो आपका होता है वो आपका बीभत्स रस से आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है, यानी कि किस तरह का आपका छंद नहीं होता है। तो दोस्तों आपका जो दृष्टांत होता है ना, ये आपका छंद नहीं होता है, बाकी आपके दोहा होता है और चौपाई होता है और सोरठा होता है। दोस्तों चौपाई आपका सम्मात्रिक छंद है, दोस्तों आपका जो दोहा और सोरठा ये आपके अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, यड़ संधि व आयात संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं। यानी कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, आयाति ये किस संधि के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें तो आपको अच्छे से पता होंगी कि ये सारे के सारे स्वर संधि में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पथभ्रष्ट उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। यानी कि पथभ्रष्ट का आपको समास बताना है, पथभ्रष्ट किस समास के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों आपका जो पथ से भ्रष्ट यानी कि आपका पथभ्रष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, अगर हम इसको वाक्य में यूज करें पथ से भ्रष्ट भ्रष्ट। तो दोस्तों जहाँ पर भी आपके कारक चिन्ह आ जाए बीच में ना, जैसे कि आपका में से पर, या फिर अगर बीच में वर्ड में अगर कारक चिन्ह आ रहे हैं तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाता है, ये आपको पता होगा। अब अष्टाध्यायी का आपको समास बताना है, अष्टाध्यायी का। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे अष्टाध्यायी, तो दोस्तों इसमें आपको 8 दिख रहे होंगे ना, 8 अध्याय। अष्टाध्यायी का क्या मतलब होगा, 8 अध्याय। तो दोस्तों आपका 8 अध्याय का मतलब हो गया आपका द्विगु समास। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में भी पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। एक तो आपका स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी और डी चिदम्बरा। तो दोस्तों इनकी जो चिदम्बरा जो थी, इनके लिए आपको इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, वो सॉरी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था 1961 में। ये आपको ध्यान रखना है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए, जो कि 1961 में मिला था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ब्रजभाषा की, तो दोस्तों आपकी ब्रजभाषा जो थी वो आपकी सौर सैनी अपभ्रंश से निकल के आई है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ब्रजभाषा जो आपका हो गया, एंड अगर हम बात करें कि आपकी सौर सैनी अपभ्रंश में और कौन कौन सी भाषाएं निकल के आई हैं, तो दोस्तों आपकी जो सबसे पहले ब्रजभाषा तो आपकी हो ही गई, एंड बुंदेली, आपकी कन्नौजी,
कन्नौजी भी यहीं से निकल के आई है, सौर सैनी अपभ्रंश से। एंड आपकी खड़ी बोली हो गई। तो दोस्तों ये कुछ मेजर भाषाएं थीं जो कि सौर सैनी अपभ्रंश से ही निकल के आई हैं, आपको ध्यान रखना है। बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली और ब्रज भाषा, ये चारों सौर सैनी अपभ्रंश से ही निकल के आई हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें कि आपको पैराग्राफ दिया गया है और 15 से 19 यानी कि टोटल आपके 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो जब भी आपको पैराग्राफ देकर के क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। तो दोस्तों अब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है ना, अब मैं पैराग्राफ की तरफ मूव कर रहा हूँ, यानी कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता किसको है, या फिर चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे तो यहीं पर आपका आंसर मिल जाएगा। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है, यानी कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर, अब देख लेते हैं कि इसमें आपका जो आंसर ऑप्शन कौन सा आएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर जनतंत्र की बात करें तो अब इसको देखते हैं कि इसमें पैराग्राफ में जनतंत्र के लिए लाभकारी क्या क्या तत्व दिए गए हैं वहाँ पर। तो दोस्तों जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आपका दिया गया है कि जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही जनतंत्र के लिए शामिल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों निष्ठावान श्रमिक को क्या होगा कि वो अपने काम पर ही ध्यान देगा, वो दूसरों से ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं करेगा या फिर दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करेगा। और धनवान व्यक्ति होगा तो वो ज़्यादातर पैसे के बारे में ही सोचेगा। एंड शक्तिशाली सिपाही होगा तो वो लड़ाई बढ़ाई के बारे में ही सोचेगा। तो दोस्तों जनतंत्र के लिए सबसे लाभकारी चीज़ जो है वो आपकी उत्तम चरित्रवान व्यक्ति है। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। तो दोस्तों जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे वहाँ पर तो आपको इसमें ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, यानी कि ये इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है, क्योंकि इसमें अधूरा दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इनके आंसर आप सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद ही पैराग्राफ पर जाना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको जब आप स्टार्टिंग में अगर पैराग्राफ पढ़ने लग जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें हमको क्या थोड़ा याद रखना है, क्या भूलना है। दोस्तों जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको तुरंत वहाँ पर क्लिक हो जाएगा आपके माइंड में। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। तो दोस्तों भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है आपका, तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति जो है अब भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण भी कहीं ना कहीं बनती जा रही है, क्योंकि दोस्तों पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव आज हमारे माइंड और मस्तिष्क पर इस प्रकार छा गया है कि ऋषिकुल और जो गुरुकुल वगैरह थे पहले के, और हमें पुरातन तथा अप्रगतिशील प्रतीत होता है। यानी कि जो हमारे पहले गुरुकुल थे वो हमें ऐसा लगता है बहुत ओल्ड हो चुके हैं या फिर बहुत पुराने हो चुके हैं, तथा आज इसके प्रतिहीन भावना उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये आपका इसमें पैराग्राफ में ही दिया था, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, पैराग्राफ को पढ़ के ही आपको आंसर देना है, अपना ज्ञान नहीं चलाना है उसमें। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही था। अब चलते हैं 20 से 24 तक आपको क्या बताना है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उनके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन है तो डी पर चिन्ह लगाइए। तो दोस्तों इसमें आपको वाक्य में त्रुटि बतानी है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, इसी वजह से आपको इनको ध्यान से करना आना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, तो रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो दोस्तों आपकी अगर 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रामचरितमानस है ना, वो दोस्तों भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, या रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठ रचना है।
दोस्तों यानी कि ये वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हम बात करें आपकी रामचरितमानस की, तो दोस्तों श्रेष्ठतम का कोई औचित्य नहीं होता है। यानी कि श्रेष्ठ वर्ड बहुत अपने आप में ही काफ़ी होता है, इस वजह से यहाँ पर इसमें आपका त्रुटि है इस वर्ड में, श्रेष्ठतम वाले में। तो दोस्तों यहाँ पर श्रेष्ठतम की जगह पर श्रेष्ठ होना चाहिए। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये आप इसमें आपको बताना है कौन सी वर्ड में त्रुटि है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रातःकाल के समय के साथ शब्द समय का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रातःकाल स्वयं समय का सूचक होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि दोस्तों अगर हम बात करें ठंड के दिनों में प्रातःकाल में सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, यानी कि समय यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों प्रातःकाल जो है ना वो दोस्तों ये तो पहले से ही ये किसी न किसी टाइम को दर्शाता है। टाइम कौन सा दर्शाएगा, जो आपका सुबह का टाइम होता है उसको प्रातःकाल दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका वाक्य बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें सभा विसर्जन, तो दोस्तों सभा कभी विसर्जन नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। सभा का कभी भी विसर्जन नहीं होगा, तो ये आपका गलत है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की, तो दोस्तों मतलब बस भरी हुई थी, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। तो दोस्तों इसमें कोई भी आपकी त्रुटि नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि शुद्ध गाय नहीं होती है, लेकिन गाय का शुद्ध घी होता है। दोस्तों घी के पहले शुद्ध लगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर बी में लगा दिए, तो इसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये वाक्य इस वजह से सही है क्योंकि दोस्तों घी भी बोल सकते हैं और शुद्ध घी भी बोल सकते हैं, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। पत्थर को जोंक नहीं लगती, मतलब इसमें आपको क्या बताना है, समानार्थक वाक्यांश बताना है। पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसमें कौन सा समानार्थक शब्द है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि पत्थर को जोंक नहीं लगती, तो दोस्तों ये एक कहावत है और इसका अर्थ होता है कि हठी या फिर निर्मम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ये पत्थर होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। विहंगम दृष्टि। तो दोस्तों विहंगम दृष्टि का आपको समानार्थक शब्द बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें विहंगम दृष्टि की, तो दोस्तों यानी कि होता है इसका सरसरी नज़र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। काटो तो खून नहीं, और दोस्तों मतलब काटो तो खून नहीं। तो दोस्तों इसको आपको वाक्य को पूर्ण करना है। काटो तो खून नहीं कहावत का सही अर्थ क्या है, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि कुछ ना तो उसमें पीड़ा हो, ना ही मतलब उसमें कोई रिएक्शन ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक आँख ना भाना, यानी कि बिल्कुल अच्छा ना लगना, मतलब एक आँख ना भाना यानी कि बिल्कुल अच्छा ना लगना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। उंगली उठाना, यानी कि क्षमा मांगना या फिर दोष की ओर संकेत करना, अपना महत्व व्यक्त करना या फिर अस्वीकार करना। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर देना है, यानी कि दोष की ओर संकेत करना, मतलब किसी को उंगली उठाने का मतलब है कि उसके दोष गिनाना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के 34 तक आपको वाक्यों को सार्थक क्रम में लगाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको पहला दिया गया है समय को परखने वाला, और बीच में जो वाक्य आएंगे ना उनको आपको सार्थक क्रम में लगाना है, एंड लास्ट में एक वाक्य दिया गया है। चलिए दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं क्या किस तरह का आपका क्वेश्चन है। यानी कि सबसे पहले तो आपका वाक्य दिया गया है समय को परखने वाला। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो बीच में ये आपके ऑप्शन बनेंगे, इनको आपको सार्थक क्रम में लगाना है, और लास्ट में जो वाक्य बनेगा हो जाता है।
तो दोस्तों समय को परखने वाला और बीच में क्या क्या आपको मैच कराना है, तो समय को परखने वाला रंक से अनाड़ और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम सी ऑप्शन यहाँ पर रख दें तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय गाँवों के, तो दोस्तों इस वाक्य को आपने पूरा करना है, भारतीय गाँवों के। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप बीच में और स्टार्टिंग में आपको ये रखना है, एंड लास्ट में करना होगा। तो दोस्तों बीच में कौन कौन से ऑप्शन बनेंगे ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम बी ऑप्शन उठा के लाते हैं तो भारतीय गाँवों के सुधार के लिए सभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अन्यथा कोई भी क्वेश्चन आपका सही नहीं, मतलब कोई भी ऑप्शन इसके अलावा नहीं सही होगा। अब मिला के देख लेना। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। समाचार पत्रों में, और दोस्तों बीच में आपको ये ऑप्शन लाने हैं और लास्ट में परिचित होते हैं। तो दोस्तों इनको आप सार्थक क्रम में अगर लगाएंगे तो दोस्तों आपका निकल के आएगा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन काल में, और बीच में आपको ये ऑप्शन लगाने हैं और लास्ट में आपका बड़ा कठिन था। तो दोस्तों अगर हम इस पूरा वाक्य मैंने अरेंज कर रखा है। तो दोस्तों प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थीं, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका अगर राइट आंसर की बात करें तो बी में आप सेट करके देख लीजिए, आपका सही उत्तर आ जाएगा। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जैसे, और बीच में आपके ये ऑप्शन बनेंगे एंड लास्ट में आपका हो सकता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, मैंने क्वेश्चन पहले से ही बना रखा है, तो भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यानी कि अगर हम मैच कराएं तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका प्रकार की भाषा है? यानी कि आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा, ये आपको बताना है। तो आकृति की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक भाषा है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो दोस्तों अगर हम बात करें ऊ की, तो दोस्तों ये आपका पश्च संवृत है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो दोस्तों तो आपकी जो छत्तीसगढ़ी बोली है दोस्तों ये आपकी पूर्वी हिंदी इसको बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? छत्तीसगढ़ी हो गई, आपकी बघेली हो गई और अवधी, ये तीनों आपकी पूर्वी हिंदी की नाम से जानी जाती हैं। हम 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ओ प्रत्यय जो होता है आपका ना, वो दोस्तों बहुवचन के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आपका साधु हो गया, साधु आपका मूल वर्ड है। ठीक है दोस्तों, और इसमें अगर हम ओ और लगा दें तो साधुओं हो जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों कुशाग्र होता है तेज बुद्धि वाला। तो दोस्तों तेज बुद्धि का मतलब है कि उसका गुण बताया जा रहा है उत्कर्ष का। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें आपके भक्तिकालीन कवियों की, तो दोस्तों आपके सूरदास भी भक्तिकालीन कवि थे, तुलसीदास भी थे एंड कबीरदास भी थे। लेकिन बिहारी जो थे ये आपके भक्तिकाल के कवि नहीं थे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दोस्तों बिहारी किस काल के कवि थे? तो दोस्तों ये श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं बिहारी जी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपके टोटल 40 क्वेश्चन थे। आप कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। उम्मीद है कि आपने 35 प्लस किए होंगे। और धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको रेडियो ऑपरेटर से संबंधित बिल्कुल आपको एग्जैक्ट तैयारी कराई जा रही है, और डेली आपको प्रैक्टिस सेट इसी तरह के मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।